जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट वाज ऑन कचतीवू आइलैंड, जो इशू उस समय चल रहा था अभी हफ्ता 10 दिन पहले, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये कुछ मुद्दे ऐसे जो आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं, चर्चा में आ रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया। और जैसे जैसे ये चुनाव जो है वो भारत में खुमार इसका चढ़ेगा, हाइट पे जाएगा, लोकसभा का जो इलेक्शन है हमारे देश में, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो आपको फिर जो है कहीं ना कहीं इधर उधर से निकलते हुए दिखेंगे। कोई पॉलिटिकल लीडर कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। आज के इस टॉपिक में भी कुछ ऐसा ही टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो टॉपिक रिलेटेड है इस बात को लेकर के कंट्रोवर्सी उड़ गई कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन। अब देश का पहला प्रधानमंत्री कौन, तो जाहिर सी बात है बचपन से हम लोग तो यही पढ़ते आए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। अब हुआ क्या, इस पर बवाल कैसे मच गया? अब इस पर बवाल ये मचा, एक्चुअली में हुआ ये कि एक इंटरव्यू कंगना रनावत, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, बीजेपी की कैंडिडेट हैं मंडी से, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने जो है अपना ज्ञान जो उनको है, जितना भी उनको ज्ञान है, वो ज्ञान उन्होंने जो है वो साझा किया। और उन्होंने कहा कि भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस साहब जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। जैसा आपको याद होगा ना, एक बार उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो 2014 में आज़ाद हुआ, 1947 में नहीं, 2014 में आज़ाद हुआ। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स या ऐसी कुछ बातें जो हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि अब इलेक्शन का माहौल है तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है चर्चा में बने रहने के लिए। तो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का नाम आता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी। तो उसी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बेसिकली जो है वो ये बात कही कि नेहरू जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि सुभाष चंद्र बोस साहब थे। ये जो एक्स पर उन्होंने अपना एक तरीके से कह लीजिए कि उन्होंने अपने विचार, अपने आइडियाज भी उन्होंने जो है वो प्रेजेंट किए कि जो लोग उन्हें इतिहास का ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने मतलब अटैक किया। जब उन्होंने ये बात बोली तो उनके ऊपर अटैक होने लग गया, तो उन्होंने भी रिवर्स में बोला, उन्होंने भी काउंटर किया। तो उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें इतिहास का ज्ञान दे रहे हैं उनको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, उनको ये पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से जो है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में बनाई थी, और जिसमें वो जो है मतलब जो गवर्नमेंट बनी थी वो एक तरीके से कैबिनेट गवर्नमेंट की तरह वो काम कर रही थी, जहां पर अलग अलग पोर्टफोलियोज वगैरह थे। तो इसी पूरे मुद्दे पर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, या मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमें पढ़ाया गया वो गलत पढ़ाया गया, या जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ दिक्कतें हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सारा मामला है। तो आज सुभाष चंद्र बोस साहब ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने अक्टूबर 21, 1943 को सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, दैट इज द फ्री इंडिया, उसके फॉर्मेशन का डिक्लेरेशन किया था। और उस गवर्नमेंट में सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो हेड ऑफ द स्टेट की तरह काम कर रहे थे, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो हेड थे। ऐसे उसमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज वगैरह भी डिवाइड किए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्हीं के पास फॉरेन अफेयर्स भी था एंड वॉर पोर्टफोलियो भी था। जो नेताजी थे उन्हीं के पास ये सब चीजें थी। एसी चैटर्जी जो थे वो ही वॉज द इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। ऐसे अय्यर जो थे ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा। और जो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी उनको मिनिस्ट्री दिया गया था वुमेन अफेयर्स का। तो कुल मिलाकर के वो एक तरीके से कैबिनेट गवर्नमेंट, जैसी आज़ादी के बाद हमारे देश में कैबिनेट गवर्नमेंट बनती है, कुछ मिलाकर के उसी तरीके से जो आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी, फ्री इंडिया की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, उसका नेचर कुछ ऐसा ही था। तो उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया कि जो है हमको पहला
जो प्राइम मिनिस्टर मानना चाहिए वो सुभाष चंद्र बोस जी को मानना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो आजाद हिंद जो गवर्नमेंट थी उसने अथॉरिटी क्लेम कर लिया था ओवरऑल इंडियन सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल्स पर इन ब्रिटेन साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज, प्राइमरली बर्मा, सिंगापुर और मलाया। तो ये जो बर्मा, सिंगापुर और मलाया जो कि ब्रिटेन का साउथ ईस्ट एशियन जो कॉलोनीज थी, वहां पर उस गवर्नमेंट ने, आजाद हिंद गवर्नमेंट ने इंडियन सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल पर अपनी अथॉरिटी प्रोक्लेम कर ली थी, स्टैब्लिश कर ली थी। नो कभी कभी इतिहास में, हिस्ट्री में ना कुछ ऐसे पर्सनालिटीज हो जाती हैं जो बहुत रिमार्केबल काम कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फ्रांस के इतिहास में अगर आप देखें तो चार्ल्स डी गॉली का नाम जो है बड़ा एक रिस्पेक्ट से लिया जाता है, और अपनी सरकार को लेजिटिमेसी देने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडोमान को उसी तरीके से चूज किया था जैसे चार्ल्स डी गॉली ने सोवर्निटी डिक्लेयर की थी ओवर सम आइलैंड इन द आर्टिक फॉर द फ्री फ्रेंच। तो जो फ्री फ्रेंच का जो एक एरिया था चल रहा था, या फ्री फ्रेंच के लिए आप ऐसे समझिए, फ्री फ्रेंच के लिए चार्ल्स डी गॉली ने आर्टिक के कुछ आइलैंड्स पर सोवर्निटी डिक्लेयर कर ली थी। बिल्कुल उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडोमान को सेलेक्ट किया था अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज करने के लिए। एंड आजाद हिंद गवर्नमेंट ऑब्टेन्ड ड्यू ज्यूरी कंट्रोल ओवर द पीस ऑफ इंडियन टेरिटरी व्हेन द जापानीज हैंडेड ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड इन द लेट 1943। और जब अंडमान निकोबार आइलैंड को जापान ने ट्रांसफर किया, हैंडेड ओवर किया इन दिसंबर 1943, तो उस पर ड्यू ज्यूरी कंट्रोल भी आजाद हिंद फौज का इस्टेब्लिश हो गया था। इसी सरकार ने बहुत सारे इंडियंस जो कि साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे थे उनको नागरिकता भी प्रदान कर दी। तो मतलब कहने का यह है कि आजाद हिंद फौज बिल्कुल वैसे ही काम कर रही थी जैसे किसी भी देश की एक सरकार काम करती है। कुल मिलाकर के देखिए, नागरिकता दे रही है जो कि सरकार देती है, उसी तरीके से मिलिट्री सिविलियन कंट्रोल भी स्टैब्लिश कर रही है जो कि एक गवर्नमेंट का काम होता है। तो बहुत हद तक आजाद हिंद फौज अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस कुछ वैसा ही काम कर रही थी, ये कहने का यहाँ पर मतलब है। अगर आप देखेंगे तो जो बोस साहब की जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत सारे देशों की तरफ से रिकॉग्नाइज भी किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सेस पावर ड्यूरिंग दैट टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सेस पावर एंड देयर सैटेलाइट्स लाइक जर्मनी, जापान, इटली, as well as the Nazis and Japanese puppet states in Croatia, China, Thailand, Burma, Manchuria and Philippines। तो मतलब कुल मिला के बहुत सारे देशों ने उस गवर्नमेंट को, बोस साहब की सरकार को मान्यता दी, रिकॉग्नाइज कर दिया। जैसे किसी भी कंट्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है या किसी कंट्री की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वैसे उस समय भी रिकॉग्नाइज किया गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि आजाद हिंद फौज जो है या आजाद हिंद की जो सरकार थी, that was the first government and the Subhash Chandra Bose was the first prime minister of India? तो यहाँ पर यही चीज जो है वो प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है कि हकीकत क्या है। क्या हम इसको सरकार मान सकते हैं जिस तरीके से आजाद भारत के बाद नेहरू जी की सरकार बनी थी? ओवरऑल इसी पर यह टॉपिक है। अब आप देखें कि अगर हम सुभाष चंद्र बोस की गवर्नमेंट से थोड़ा सा पहले हटे तो आप देखेंगे इट वाज नॉट द फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसका फिर काउंटर है, काउंटर ये है कि सुभाष चंद्र बोस की जो सरकार थी वो फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि उस गवर्नमेंट के 28 साल पहले ऑलरेडी आजाद हिंद फौज की गवर्नमेंट के 28 साल पहले 28 years बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन काबुल बाय अ ग्रुप नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी। 28 साल पहले एग्जाम्पल दिया जाता है कि 28 साल पहले काबुल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी बन चुकी थी, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी ने बनाया था। और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर बहुत सारे ऐसे इंडियंस, ऐसे भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो विदेशों में रह रहे थे, मोस्टली इन जर्मनी एंड अमेरिका, एज वेल एज क्रांतिकारी पैन इस्लामिस्ट फ्रॉम इंडिया, पूरे भारतवर्ष से कुछ इस्लामिक, कुछ मुस्लिम्स जो क्रांतिकारी थे उनको लेकर के
और जो विदेशों में जो भारतीय क्रांतिकारी रह रहे थे उनको लेकर के सेंट्रल पावर की हेल्प से इंडियन इंडिपेंडेंस की आवाज को बुलंद किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही टाइम पर। इसका मतलब है मच बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो हम उससे पहले भी एग्जाम्पल पाते हैं कि काबुल में हम देख रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहां पर हमको बनती हुई नजर आ रही है और देश की आजादी के लिए जो है यहां पर एक तरीके से डिमांड उठाई जा रही है। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी थी इसने ऑटोमन एम्पायर जो था, जो ऑटोमन खलीफा था, ऑटोमन एम्पायर हिस्ट्री में नाम आपने सुना होगा, जब हमारे देश में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो वहां जिक्र आता है ऑटोमन एम्पायर का। तो इस इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी ने ऑटोमन खलीफा के साथ और जर्मनी के साथ मिलकर के बहुत सारे मुस्लिम ट्राइब्स, स्पेशली जो कश्मीर और जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, वहां पर मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए, बगावत करने के लिए, जंगे आजादी में कूदने के लिए जो है प्रोवोक किया गया, उकसाया गया, जिससे देश को आजादी दिलाई जा सके। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी स्टैब्लिश हुई, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी थी, इट एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन काबुल। तो जो जिक्र हो रहा है कि सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई वो फर्स्ट है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? ये तो उससे भी बहुत पहले बन चुकी थी, तो क्या हम इसको माने कि ये फर्स्ट गवर्नमेंट थी? तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्टैब्लिशमेंट हो रही है काबुल में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ राजा महेंद्र प्रताप, और इसके प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं मौलाना बरकतुल्ला। तो क्या बरकतुल्ला को हम पहला प्रधानमंत्री माने, नेहरू जी को पहला प्रधानमंत्री माने, सुभाष चंद्र बोस जी को प्रधानमंत्री माने नया? यही डिबेट है, यही सारा इशू है। और मौलाना बरकतुल्ला फेमस रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने बेसिकली बाहर रह करके इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करने की कोशिश की फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ना अगर हम ओवरऑल देखें तो हम इन सारे जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी की रही हो, चाहे वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल काबुल में बनाई गई हो, इसको हम बेसिकली एक्ट ऑफ एक तरीके से चैलेंज, हम ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश एम्पायर को, उनके शासन को हम चैलेंज कर रहे हैं इस तरीके की सरकारें बना करके। इसको हम एक पॉलिटिकल नेसेसिटी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल गवर्नमेंट के रूप में नहीं देख सकते। तो ये कह देना कि नहीं, जो आजादी के बाद नेहरू जी की सरकार बनी एंड नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज हिस्टोरिकली रॉन्ग और दैट इज एन एरर इन द हिस्ट्री, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। क्योंकि इतिहास कहता है कि ये जो चीजें बनाई गई थी, ये सब बेसिकली एक्ट ऑफ चैलेंज था, हुकूमत को चुनौती देने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के लिए उनको चैलेंज किया जा रहा था। इनको हम एक्चुअल गवर्नमेंट नहीं मान सकते। अब क्यों नहीं मान सकते, इसी पर टॉपिक पर हम आगे अब बढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बने या जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी, ऐसी सरकारों का बनने का इतिहास बहुत लंबा है और इनको हम एक तरीके से रेजिस्टेंस मूवमेंट मानते हैं टू गेन पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। ये एक रेजिस्टेंस आंदोलन है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी प्राप्त करने के लिए। जैसे आप देखेंगे चाइना के खिलाफ धर्मशाला में सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो क्या सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट माना जाए? तो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन इन धर्मशाला, ये बेसिकली इट्स गवर्नमेंट इन एग्जाइल टू चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत। जो चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रखा है उसको चैलेंज किया जाता है। तो जैसे ये सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन एक है, बिल्कुल वैसे ही आप इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, बोस साहब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और जो काबुल में गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी, आप उसको भी इसका एग्जाम्पल मानेंगे। यू विल नॉट कंसीडर दीज टू एज द गवर्नमेंट, एज द एक्चुअल गवर्नमेंट। साथ ही साथ में जो 1915 और 1943 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी, वो सब बेसिकली सिंबॉलिक एक्ट्स थे
टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जिनका कुछ मोटिव था। और मोटिव क्या था? आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना, पॉलिटिकल कंसिडरेशन को लेना, लोगों को एकजुट करना और राष्ट्र भक्ति की भावना को जगाते हुए देश को आजादी के रास्ते पर लेके जाना और फाइनली इंडिपेंडेंस गेन करना। ओके, तो इसी वजह से इन्हें हम गवर्नमेंट एक्चुअली में कंसीडर नहीं कर सकते। अब अगर हम रीजंस की बात करें कि क्यों नहीं किया जा सकता, इसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं मान सकते, तो पहला रीजन ये है कि these both the governments they failed to gain widespread international recognition। इन्हें कुछ मान्यता मिली, कुछ देशों ने मान्यता दी, बट widespread international recognition नहीं मिला। While some countries did recognize and support them, they did so for their own motive। कुछ लोगों ने या कुछ देशों ने जो मान्यता दी वो बेसिकली अपने मोटिव के लिए दी थी। तो क्योंकि इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला, और हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो सपोर्ट था ये धीरे धीरे वैनिश्ड हो गया, खत्म हो गया, तो आप कैसे इनको कहेंगे कि ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? पहला रीजन। दूसरा, बोथ द गवर्नमेंट्स नेवर कंट्रोल्ड इंडियन टेरिटरी। भारतीय क्षेत्र पर इनका कभी भी जो है एक तरीके से नियंत्रण कह लीजिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा। तो जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप इनको गवर्नमेंट कैसे कह सकते हैं? नो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस did officially hold Andaman effectively. The islands were still under Japanese occupation। अंडोमान पर नेताजी का कंट्रोल था, बट फिर भी वो जापानीज ऑक्यूपेशन था, जापानीज कंट्रोल के अंडर में था। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो काबुल की गवर्नमेंट थी ने तो भारतीय जमीन पर कदम ही नहीं रखा। तो जब उसने भारतीय जमीन पर कदम ही नहीं रखा तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि दैट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट? तो ये जो डिबेट या ये जो डिस्कशन उठा है कि हम किसको पहला प्राइम मिनिस्टर कहें, कौन पहली सरकार किसको कहें, नेहरू जी को एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर माना जाए कि ना माना जाए, सुभाष चंद्र बोस को माना जाए, ये बात ठीक है कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने जो शपथ वगैरह ले ली थी, अपनी खुद की करेंसी वगैरह भी उस सरकार ने शुरू कर दी थी, नागरिकता भी दे रही थी, बहुत सारे देशों ने उसको मान्यताएं भी दे दी थी। बट फाइनली अल्टीमेटली जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी या जो ब्रिटिश कंट्रोल था, उससे आजादी तो हमको 1947 में ही मिली, और उसके बाद जो नई सरकार बनी उसके हेड तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे। तो देखिए, कुल मिला करके ये सारे इश्यूज जो हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे टॉपिक्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, जब इलेक्शन का टाइम रहता है तो कुछ मुद्दे इस तरीके से उठते ही उठते हैं जिनको आप डिबेटेबल इशू कह सकते हैं। तो अब मुद्दा आएगा तो हम और आप डिस्कशन करेंगे इन सारे टॉपिक्स पर। फिलहाल जानने के लिए यही है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। तो आगे फिर कोई नया टॉपिक आएगा, क्योंकि अभी लोकसभा के इलेक्शंस तो जो है चलेंगे लंबे, तो फिर नया कोई टॉपिक आएगा तो उस पर हम लोग फिर वाद विवाद करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।